नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका आपके इस नए यूट्यूब चैनल जिसके नाम है विज़न यूपीएससी। आज के लिए हम जो आपके वीडियो लेकर आए हैं ये आपके किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सहायक होंगे। जो आपके इस टॉपिक से जो होते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने आपको लेसन जो आपको 2 पार्ट में पढ़ा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं किसी प्रकार के एग्ज़ाम में, वो सारे आपके इससे कवर होंगे। आज का जो वीडियो हम आपके सामने बना रहे हैं इसमें हम आपके लिए वैसे तो 20 एमसीक्यू ऑप्शनल क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको और सारे क्वेश्चंस का भी इसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे आपके एक नहीं एक से कई और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि आपके सामने जो हमारी जो पीडीएफ है, ये जो आपके सामने हमारी जो पीडीएफ है, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का महत्व क्या होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो कोई एक एस्पिरेंट से ज़्यादा कोई उसको और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो बनी रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या हो, और एक बात और क्या है कि आपने जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बाद जो उसके ऑप्शन हैं, उसके ऑप्शन से रिलेटेड भी अन्य क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम स्टडी करते चलेंगे। निम्नलिखित में से यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये आपका एसएससी सीजीएल 2002 का आया हुआ प्रश्न है। इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो आपका आंसर है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसको हम थोड़ा चेक करेंगे। भारत परिषद अधिनियम ये आपका है, हाँ, भारत परिषद अधिनियम जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको प्रदान करता है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी समिति निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? यह आपका यूपीपीसीएस 2012 में आया हुआ प्रश्न है। इसका आपका सही उत्तर जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही उत्तर? ये थोड़ा सा खुल गया था, हाइड हो गया। चलिए, इसका आपका सही आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा। ये आपका है 1786 से आपका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट है। इसके तहत क्या किया गया था? समिति निर्णयों को अस्वीकार कर, मतलब गवर्नर की जो समिति है वो अपने स्वविवेक से किसी भी एक्ट को अस्वीकृति दे सकता था। ये आपका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। मॉडल मिंटो सुधार, मैंने आपको पहले ही जब हमारा लेक्चर मैंने आपको बताया था, जो अभी का जो हमारा कल का लेक्चर था, जिसमें कि हमने आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट 2 आपको बताया था। उसमें मॉडल मिंटो सुधार के बारे में हमने आपसे कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके चलना है। इससे आपके और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो यहाँ पर ये आपका 2011 में आया हुआ पेपर है। इसका जो सही आंसर है आपका क्या? मॉडल मिंटो सुधार में मैंने आपको क्या, देखो सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन कौन सा आंसर इसका हो सकता है नहीं है। सबसे पहले युद्ध में सहयोग के हेतु तैयार, तो युद्ध संबंधित कोई चीज़ हमने नहीं बताई, ये गलत है। पूर्ण स्वतंत्रता देने का तो मॉडल मिंटो सुधार तो आपका इस समय आया नहीं था, तो ये भी आपका गलत है। इसके बाद जो आपका पृथक निर्वाचन प्रणाली की, तो हाँ, अलग निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत करना। आपको पता होगा आपको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो है। तो इस हिसाब से आपका पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रणाली इसमें सही आंसर हो जाता है। आंसर चेक करते हैं यहाँ पर हम। आंसर चेक हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये एसएससी सीजीएल 2017 का आया हुआ प्रश्न है। 2017 का यह प्रश्न है। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ करना किस एक्ट के तहत आया था? ये भी आपका किसके तहत आया था? ये भी आपका मॉडल मिंटो सुधार के तहत आया था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखना, ये आपका मॉडल मिंटो सुधार के तहत आया था। देखिए एक चीज़ से आपके दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो इस हिसाब से मॉडल मिंटो सुधार कितना इंपॉर्टेंट है पेपर किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ये आपको समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये एसएससी के एग्ज़ाम में 2011 में आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है 1919 में इंडिया काउंसिल एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई है? काउंसिल एक्ट मतलब भारत परिषद अधिनियम है
उसमें किस क्या के प्रकार की बात की गई है, उसमें क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए कहा गया है, क्या उसमें संघीय व्यवस्था बनाए रखने का है, क्या उसमें यहाँ पर प्रांतीय व्यवस्था के लिए कहा है, क्या उसमें द्वैध शासन। तो इसमें आपका क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर सही आंसर है। ये बना भी है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखना, ये आपका इसमें आंसर है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर खुल जाता है यहाँ पर थोड़ा सा। तो मॉडल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था, ये आपका कौन सा बिल आया था। मतलब आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे आंसर, आपके कितने सारे ऑप्शन आपके बन रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग समय पर पूछे गए हैं। और देखिए ये 2014 में पूछा गया, ये 2011 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, ये 2017 में पूछा गया। मीन्स ये मॉडल मिंटो सुधार ही चल रहा है। ये आपका देखिए मॉडल मिंटो सुधार चल रहा है, 1919 में जो आया था ये मॉडल मिंटो सुधार चल रहा है। तो एक से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया जी कई समय के थोड़ी देर के बाद ये आपका अलग प्रकार का क्वेश्चन आया। इसमें जो है 1946 में कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों को गठित किया गया, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के लिए आपके 3 सदस्यों का चयन किया गया था। इसमें से आपके कौन कौन से यहाँ पर सदस्य, तो यहाँ पर लॉर्ड एमरी, ये लॉर्ड एमरी थे, ये इसके सदस्य नहीं थे, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर चेक करते हैं, क्या है, लॉर्ड एमरी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ बनाने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि यहाँ पर आपकी एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि 3 मंत्रियों का गठन किया गया था, किसके लिए, कैबिनेट मिशन योजना के लिए। तो वो 3 मंत्री कौन कौन से थे, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये 3 आपके काय के सदस्य थे, ये आपके कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन व्यक्ति कैबिनेट मिशन योजना के मंत्रियों में से कोई एक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन योजना। फिर से देखो उसी चीज़ से एक क्वेश्चन है, मतलब एक वर्ड से आपके कितने क्वेश्चन अलग अलग समय पे अलग अलग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कोई नहीं कह सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यदि उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है, कोई भी प्रकार की। ठीक है, इसमें जो है अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में विषय में कौन सा सही नहीं है, कौन सी चीज़ कैबिनेट मिशन योजना में नहीं थी। संविधान निर्माण का अधिकार, तो ये सही था बिल्कुल। प्रांतीय सामूहिकरण का अधिकार, ये भी सही था। तो इसमें 8 है, ये आपका भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी बिल्कुल सही था। पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं दी गई थी, पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो यहाँ पर बाद में हुआ था। ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ये आपका डी, पाकिस्तान की स्वीकृति यहाँ पर नहीं दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक, भारत का संविधान यहाँ पर लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन अंतर्गत चलाया गया, किसके अंतर्गत यहाँ पर चलाया गया था, ये आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाया गया था। मैं आपकी क्लास ले रहा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था ये 1935 का अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत से ऐसे अमेंडमेंट, मतलब जब तक हमारा स्वतंत्र 1947 के बाद, 1947 जब आज़ाद हुआ देश, तो उस समय तो कोई संविधान हमारा बना हुआ नहीं था। तो उस समय से लेकर 1950 तक जो आपका है, जब तक संविधान लागू नहीं हो गया, इस समय तक ये 1935 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत चला। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पे आइए। हम यहाँ पर SSC CHSL का ये 2016 का प्रश्न है। यहाँ पर ये क्या है, इसमें क्या कह रहा है, भारतीय को 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है। तो इस सार्वभौमिक सत्ता जो आपको सौंपी जाती है वो आपको किसके तहत, क्या मिंटो योजना के, नहीं, मॉडल मिंटो 1947 में मिंटो थे ही नहीं। फिर 1947 में आपको याद होगा कि गवर्नर जनरल हमारे यहाँ में माउंट बैटन बनकर आए थे। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है, जो माउंट बैटन थे, वही आपका इसमें माउंट बैटन योजना के तहत यहाँ पर आंसर है। ठीक है, आंसर चेक करते हैं इसका हम। ये क्या है इसका, माउंट बैटन योजना का सही आंसर है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो भारत सरकार, मतलब ये MTS के आया हुआ प्रश्न 2019 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन का, क्या ये सुमेलित है। कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा का गठन, ठीक है। साइमन कमीशन ने भारत का विभाजन और मॉडल मिंटो सुधार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो ये जो है इनमें से यदि कुछ देखा जाए तो आपके ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सुमेलित है।
आपका यदि बात की जाए कि ये वाला ये स्वशासन ये भी बिल्कुल सम्मिलित है। कैबिनेट मिशन योजना, हाँ संविधान गठन हुआ, लेकिन साइमन कमीशन ने भारत विभाजन की योजना नहीं थी, तो ये आपका सही, मतलब ये गलत, मतलब यही आपका सही है, साइमन कमीशन का भारत का विभाजन। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फैक्ट चेक कर ले जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका है B.R. अम्बेडकर को महात्मा गांधी ने मध्य 1932 को पूना समझौता, ये आपको बताया गया था, आपको बताया भी गया था, ये इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता मैंने आपको पढ़ाया था। ये आपका SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में 2009 में आया हुआ प्रश्न है। हो सकता है SSC किसी और परीक्षा में भी अभी वर्तमान में आ सकता है। ठीक है, ये आपका ये जो है B.R. अम्बेडकर ने किसके तहत, तो ये आपको बताया गया था, ये आपको इसमें मैंने एक बात बताई थी कि 1932 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन के में उन्होंने क्या किया था, दलितों के लिए, निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी एक अलग प्रतिनिधि मंडल की स्थापना की गई थी, अलग प्रतिनिधित्व दिया था। तो इसके तहत गांधी जी इस बात से बहुत व्यथित हो उठे थे और उन्हें यरवदा जेल में, ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी जेल में उन्होंने अनशन किया था। यरवदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो इसके तहत दलित नेताओं और उनके बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का क्षेत्र, मतलब वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था वहीं से आपकी स्टार्ट हो गई थी। मीन्स निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का समझौता, ये आरक्षण जो आपका है यहीं से आपका स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चेक करते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, इससे ज़्यादा सरल मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर क्वेश्चन आपका होना चाहिए। यदि आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा है तो इससे ज़्यादा सरल आपके लिए कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये RRB रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, NTPC 2016 में आया हुआ प्रश्न है। रेलवे का एग्ज़ाम भी अभी होने वाला है, तो हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कोई और प्रश्न आपका आ जाए। तो इसका आंसर आपका क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। पहला एक्ट है जो ब्रिट कंपनी के द्वारा यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो महारानी विक्टोरिया का यहाँ पर मतलब है ताज का शासन। मैंने आपको ताज का शासन के नाम से एक आपकी जो वीडियो भी बना हुआ है, मतलब जो आपका दूसरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पार्ट 2 है। तो क्वीन विक्टोरिया के तहत जो भारत की साम्राज्ञी जो नियुक्त की गई थी, किस एक्ट के तहत की गई थी? तो ये आपका आपको पता होगा 1857 में हमारे यहाँ पर ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था। इसके जस्ट बाद, एक साल बाद, ये हमारे यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो 1858 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आपका आया था यहाँ पर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, यहाँ पर प्रांतों में दोहरा शासन व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया था। यहाँ पर क्या है, प्रांतों में आपका दोहरा शासन व्यवस्था यहाँ पर पारित करने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था। यदि हम इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट आपका कब आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? ये आपका 1999 मतलब 1919 में आया हुआ भारत शासन अधिनियम है। इसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यहाँ पर 1919 में आया और 2014 में ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बेटा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है इसका आंसर? यहाँ प्रांतों में दोहरा शासन व्यवस्था यहाँ पर जारी रखना। ठीक है, प्रांतों में जो दोहरी शासन व्यवस्था चल रही है उसको जारी रखना। अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया है। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधानों का यहाँ पर किस वर्ष किया गया था, किसके तहत यहाँ पर शामिल किया गया था? तो इसका है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम यहाँ पर 1935 जो आपका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर डी वाला जो आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम ये आपका जो है यूपीएससी के द्वारा एक और पेपर कराया जाता है नेशनल डिफेंस अकेडमी का, एनडीए का 2014 में आया हुआ प्रश्न है ये। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? मैंने द्वैध शासन, जब भी आपको अपना वीडियो पढ़ा है तो द्वैध शासन व्यवस्था में बहुत जोर डाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था कब स्थापित हुई, कब यहाँ पर इसका अंत हुआ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अलग है। देखो, वैसे तो द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हमारा 1700 यहाँ पर अलग अलग समय पर किया गया था, 1857 में कर दिया गया था। लेकिन यदि हम बात करें कि केंद्र में, यहाँ पर शब्द है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर केंद्र, ये नहीं, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका जो है, ये आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था।
केंद्र में, प्रांतों में नहीं, केंद्र में, मतलब पूरे देश में नहीं, यहाँ पर केंद्र की बात हो रही है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 में लागू कर दिया गया था। इसके आगे हम बढ़ते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये आपका एसएससी एमटीएस का आया हुआ प्रश्न है, मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का आया हुआ प्रश्न है। इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपका कौन सा है, यहाँ पर भी किस प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब प्रांतों में जो स्वायत्तता थी उसको यहाँ पर बरकरार रखा, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। देखो ये बिल्कुल वही है, ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है, ये 1935 का यहाँ पर भारत शासन अधिनियम, यहाँ पर भी इसका डी आंसर होगा है 1935 का। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, इस दोनों को क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पर मैच करके चलते हैं कि केंद्र में तो द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ पर आरंभ कर दी, केंद्र में इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ कर दिया, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ पर समाप्त कर दी थी। प्रांतों की जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वहाँ पर उन्होंने उनको स्वतंत्र कर दिया, वहाँ पर इनका द्वैध शासन व्यवस्था जारी नहीं रहेगी। एक द्वैध शासन व्यवस्था पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें केवल द्वैध शासन व्यवस्था क्या है और ये कब लाई और कब गई, इस पर भी आपको वीडियो हो सकता है मिल जाए। अगला है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किस अधिनियम के तहत किया गया? ये आरआरबी रेलवे में 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ये आपका कब किया गया, किस वर्ष किया गया? ये भी आपका 1935 के अधिनियम में किया गया। 1935 का मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इससे न जाने कितने प्रश्न बनते। हो सकता है मेरे इस वीडियो में भी पूरे वीडियो यदि मैं बनाना चाहूँ तो ना बन पाए, जो हम, और यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। बहुत क्वेश्चन 1935 के एक्ट से बनते हैं, तो आपको केवल पॉइंट समझ के चलना है। हो सकता है 20 क्वेश्चन में हम आपको बहुत चीज़ नहीं दे पाए, लेकिन आपको यहाँ पर जो पॉइंट मैंने आपको बताया, 1935 का अधिनियम हो गया, चाहे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया, चाहे मॉर्लेमेंट सुधार हो गया, चाहे साइमन कमीशन हो, इनको और अच्छे से विस्तार से आपको पढ़ना है यदि किसी प्रकार का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पर अगला लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के सचिव पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका सचिव मैंने आपको बताया था कि एक क्या था, गवर्नर, जब भारत में 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, तो उस दौरान इन्होंने एलिजाबेथ का शासन यहाँ से क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथ में शासन ले लिया था। मींस ब्रिटिश क्राउन में हमारा शासन चला गया था और उसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था, तथा एक नए पद का सृजन किया गया था। वो कौन था? भारत का सचिव, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का भी एक सदस्य रहेगा। ये आपका है, इसका आंसर क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, आई होप आपका आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए। आप यदि इसकी PDF चाहते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, ओके, तो जय हिंद, जय भारत।